हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन मानसून में इस समय अरेबियन ब्रांच तक अध्ययन कर चुके हैं। और आज का जो हमारा पार्ट होगा ये होगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच से संबंधित। अभी बहुत सारे लेक्चर्स अभी मानसून में बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं बट फिर भी अभी हम लोगों को विंटर मानसून, फिर मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप इतना समझ लीजिए कि अभी 3-4 लेक्चर्स और आ सकते हैं मानसून से संबंधित, क्योंकि हम इसको पूरा इस तरीके से पढ़ रहे हैं जिससे कि हमारा यूजी पीजी पूरा सिलेबस हमारा अच्छे से इसमें कंप्लीट हो जाए। तो इसमें अरेबियन ब्रांच हमारा हो चुका था। अरेबियन ब्रांच में हम लोगों ने जो इस साइड फिगर है, मतलब फिगर का जो ये पोर्शन है, ये पूरा हमारा अरेबियन ब्रांच से संबंधित है। यहाँ चोटियों के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ अरावली क्या इफेक्ट डालता है, तो बहुत सारी चीजें वहां भी हम लोगों ने देखी थी। अगर आपने वो अध्याय नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग जो इसकी दूसरी ब्रांच होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच या बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा, उसका थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे। और इसमें मैंने उसी पार्ट में आपको बताया था कि हमारे यहाँ से आती हैं बेसिक्स। अगर आपको भी नहीं पता है तो उसके लिए तो आपको पुराने जो पार्ट्स हैं, जो बेसिक पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जहाँ हमने थ्योरीज पे बात की है, वो सारे पार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको थ्योरीज नहीं क्लियर है, हम लोगों ने 5 थ्योरीज का अध्ययन किया था मानसून में, तो फिर दिक्कत होगी। तो थ्योरीज पढ़ना जरूरी है, थ्योरीज एक बार अच्छे से देख लीजिए। और अगर थ्योरीज तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप आसानी से समझ लेंगे। तो वहीं पर ये बात हुई थी स्टार्टिंग में ही कि चूंकि इंडिया की स्थिति इस प्रकार की है कि हवाओं का दो भागों में डिवीजन हो जाता है। एक जो अरेबियन सी से ऊपर, अरेबियन सी के ऊपर से जो हमारी जो हवा नमी लेते हुए आती है वो अरेबियन ब्रांच वाली हो जाती है। और इधर जो हमारे बगल में जो अलग दूसरी वाटर बॉडी है बे ऑफ बंगाल, इधर से आने वाली बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो जाती है। तो इसीलिए इंडिया की इस प्रकार की लोकेशन है कि उस लोकेशन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है इन दो ब्रांचेस को की ओरिजिन के लिए। तो अगर कहीं स्टार्टिंग में अगर ये लिखना रहे कि ये ब्रांचेस, दो ब्रांचेस कैसे हो जाती हैं, क्यों एक ब्रांच नहीं है, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि ये साउथ में इंडिया की जो ट्रायंगुलर शेप है, इस ट्रायंगुलर शेप के कारण इसकी जो ब्रांचेस हैं वो दो हो जाती हैं। एक तो इधर चली जाती है, और चूंकि इधर की जो वाटर बॉडी है इसका नाम अरेबियन सी है, तो इधर से जो भी नमी लेते हुए आएगी वो अरेबियन ब्रांच हो जाएगी। और इधर वाली जो हमारी वाटर बॉडी है ये बे ऑफ बंगाल, और इधर से जो भी नमी लेते हुए आएगी वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो जाएगी। तो इधर का तो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले, ज़्यादा टफ ये नहीं है लेकिन हाँ इसमें कुछ चीज़ें और जुड़ जाती हैं, जैसे कि जो हमारा इधर जो भी रेनफॉल होती है बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में, या बे ऑफ बंगाल वाली हवाएं जो भी रेनफॉल करती हैं, वो एक तो नॉर्मल रेनफॉल होती है, मानसूनी वर्षा जो होती है। दूसरा, यहाँ चक्रवातों का की भी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। तो चक्रवातों की भी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। अब इसका ये तात्पर्य नहीं है कि इस एरिया में चक्रवातों का सृजन नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पुराने पार्ट्स में कि चूंकि जब लो प्रेशर बेल्ट इधर शिफ्ट हो जाती है, प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इधर की ट्रेड विंड्स हैं इनको, इसको 0 डिग्री को क्रॉस करके इधर आना पड़ेगा, और इधर वाली ट्रेड आ ही रही है पहले से। तब क्या होगा, इन दोनों में आमने सामने की टक्कर होगी और चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। ये चीज, यही कंडीशन यहाँ भी होती है। तो आपका प्रश्न होना चाहिए कि यहाँ पर भी साइक्लोन की ओरिजिन होनी चाहिए और यहाँ पर भी होनी चाहिए। ये कौन से साइक्लोन्स हैं? ये हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। लेकिन ये वाले उतना हमें जल्दी नहीं सुनाई देते कि यहाँ पर कोई मतलब ज़्यादा हानि हुई है। कभी कभी आता है, लेकिन ये चूंकि जो इनकी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा इधर का जो कोस्टल एरिया है ये ज़्यादा प्रभावित होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो नॉर्मल, अगर कोई अपवाद नहीं है, कभी कभी आपने सुना होगा कि इधर कच्छ में, इधर गुजरात साइड में, इस साइड में कहीं कहीं साइक्लोन्स आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर ज़्यादातर संख्या देखा जाए तो हमारा ये एरिया ज़्यादा प्रभावित होता है।
तो जनरली जो साइक्लोन्स का, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो हैबिट है वो ये है कि वो जो उनका मूवमेंट होता है वो गति किस तरीके से करते हैं, पूर्व से पश्चिम। तो इधर मान लीजिए उनकी अगर ओरिजिन है तो वो अपना पश्चिम की ओर चलते जाएंगे और सीधे यहीं टकरा जाएंगे। और यहाँ पर अगर इनकी ओरिजिन यहाँ होती है तो फिर ये यहाँ आगे और निकल जाते हैं, मतलब कि ये फिर मेडागास्कर और उधर अफ्रीका का जो तटीय एरिया है वहाँ उससे टकरा जाते हैं। अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका का जो पूर्वी तट होगा वहाँ टकराते हैं, मेडागास्कर से टकराते हैं। तो इसीलिए अगर कभी ये पूछा जाए, यहाँ इससे आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं। सबसे पहला तो हम लोगों ने ये तैयार किया कि दो ब्रांचेस कैसे होती हैं, तो वो आपने सीख लिया कि इंडिया की ट्रायंगुलर शेप है इसके पीछे रीजन, और दूसरा क्यों हमारा जो ईस्ट कोस्ट है वो ज़्यादा साइक्लोन से प्रभावित रहता है। तो उससे उसका भी सिंपल सा आंसर, बहुत ही सरल, सिर्फ आपको साइक्लोन की जो हैबिट होती है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, अब यहाँ पर आपको टेम्परेट और ट्रॉपिकल इन दोनों साइक्लोन्स के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है बहुत डिटेल में आपको ना पता हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप एक काम ये करिएगा, जाइएगा बुक खोलिएगा ये वीडियो खत्म होने के बाद, और एक बार टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन की निर्माण की प्रक्रिया को उतना भले ना समझिएगा, लेकिन उनकी मूवमेंट की दिशा को जरूर समझ लीजिएगा। क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो इधर पश्चिम इधर पूर्व, तो वो पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट उनका मूवमेंट होता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर साइक्लोन की उत्पत्ति हुई तो साइक्लोन के लिए वेस्ट किधर होगा, वेस्ट इधर होगा, तो वो इधर की ओर गति करेगा और यहाँ टकरा जाएगा। और साइक्लोन की उत्पत्ति अगर यहाँ हुई तो उसका वेस्ट किधर होगा, उसका वेस्ट तो मेडागास्कर की तरफ होगा, अफ्रीका की तरफ, तो वो अफ्रीका की तरफ निकल जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे ट्रॉपिकल। लेकिन जो टेम्परेट वाले होते हैं वो जस्ट इसका अपोजिट मूवमेंट करते हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा है नहीं लेकिन मान लीजिए कि इंडिया ट्रॉपिकल एरिया में होता, सॉरी टेम्परेट साइक्लोन की हम लोग भी बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए इंडिया टेम्परेट एरिया में है, टेम्परेट रीजन में है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर साइक्लोन की उत्पत्ति होगी, फिर वो अपने ईस्ट जाएगा। तभी तो जो नॉर्थ अमेरिका में जो ऊपर बिल्कुल जो टेम्परेट रीजन में अगर साइक्लोन्स की ओरिजिन होती है तो वो यूरोप तक जाता है, वो मतलब वो अपने ईस्ट, वो उसका जो मूवमेंट हो गया वो वेस्ट टू ईस्ट हो गया। और जो ये सब जो जैसे हमारा इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है, तो ये यहाँ पर इस एरिया में, ये ट्रॉपिकल वाला एरिया है ये वाला, तो यहाँ पर जो भी आपके साइक्लोन्स जो मूवमेंट करेंगे ये करेंगे वेस्ट टू ईस्ट, नहीं वेस्ट टू ईस्ट नहीं करेंगे, ये करेंगे ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है वेस्ट टू ईस्ट में, तो इसको समझने का सिंपल सा बस एक ट्रिक ये अपनाइए। ये आपको इतना तो न्यूज़ में सुनते रहने से भी, हाल ही में कुछ महीने पहले एक अम्फान साइक्लोन आया था, उस पर भी वीडियो एक मैंने बनाई थी, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो साइक्लोन्स जनरली यहीं पर हिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हिट कर रहे हैं मतलब कि यहाँ से आ रहे हैं, ये तो आपको इतना तो पता ही होगा, तो मतलब ईस्ट टू वेस्ट, बस हो गया। तो अगर ये थोड़ी सी ट्रिक अपने दिमाग में रखेंगे तो ये जो इनकी मूवमेंट है ये कभी भी नहीं भूलेगी कि इनका जो व्यवहार है, जो इनका डायरेक्शन कह सकते हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट है, और जो टेम्परेट वाले हैं उनका जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो ये हो गया। तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच में कि नॉर्मल रेनफॉल तो होती ही है, क्योंकि हवाएं इस तरीके से जा रही हैं, नमी लिए हुए जा रही हैं बे ऑफ बंगाल से, तो इस तरीके से जाते हुए ये हवाएं जहां जहां भी पर्वतीय क्षेत्रों से टकराएंगी वहां रेनफॉल होगी। अब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान देने वाली हैं। सबसे मेन बात यह है कि ये जो हवाएं हैं ये इधर प्रवेश कर जाती हैं, यहाँ आपकी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ उस एरिया में मेघालय है, और मेघालय में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। मासिन राम चेरापूंजी से इन एरियाज के बारे में आप जानते ही होंगे। तो यहाँ से ये हवाएं फिर इस तरीके से जैसे जैसे तीर बनी हुई है वही डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, और फाइनली
जो शिवालिक है, शिवालिक हिल्स को रगड़ते हुए वहाँ रेनफॉल करते हुए ये फाइनली यहाँ पे ये हिमाचल में ये दोनों हमारी ब्रांचेस जो हैं वो मिलती हैं। ये इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच और इधर से अरेबियन सी ब्रांच। अब इसमें एक कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्या रेनफॉल घटती जाती है, तो हाँ बताएंगे हाँ। रेनफॉल जो है ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट रेनफॉल घटती जाती है। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं कि बेसिकली इसमें कुछ शहरों के नाम दिए रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोलकाता हो गया या पटना, हर स्टेट का, और उसमें फिर उसको आपको सही क्रम में लगाना होता है अकॉर्डिंग टू रेनफॉल। लेकिन इसमें सिर्फ हमको ये इसको रटने से काम नहीं चलेगा कि किस एरिया में जो है कम या ज़्यादा है, लेकिन अगर हमको इसका सही रीज़न पता होगा तो हमको इसको याद ही नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी हम बता देंगे। तो इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट रीज़न वो ये है कि सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए अगर ये नमी युक्त हवाएं रेनफॉल करती हुई जा रही हैं तो निश्चित सी बात है कि इनमें नमी की मात्रा जो इनमें है, जो ये रेनफॉल कर रही हैं, वो घटती जाएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम होगी, फिर यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, और जैसे जैसे हम इधर वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, यूपी में भी वेस्ट यूपी और फिर दिल्ली, तो इधर जाते जाते वो जो हमारी रेनफॉल है उसकी जो मात्रा है, जो हम आपने बुक में देखा भी होगा, लिखा भी रहता है सेंटीमीटर्स में, वो घटता जाएगा। तो इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो यही है कि जो रेनफॉल है वो घटती जाती है, क्योंकि जो बादल है वो अपनी नमी पूरा गिराते जा रहा है यहाँ पे। तो नमी जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे फिर रेनफॉल घटती जाएगी भाई। ये तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस वाली सी बात है कि यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होगी, फिर इसके बाद भाई उसके पास नमी और कम हो गई तो और कम होगी, नमी और कम, नमी नमी कंटिन्यू कम होती ही जा रही है, तो धीरे धीरे करते करते बिल्कुल कम हो जाएगी और फाइनली खत्म। तो ये रीज़न है बेसिकली। तो इसीलिए इस पे प्रश्न काफ़ी आते हैं कि यहाँ पे कुछ शहरों का नाम दिया रहता है, तो उसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके लिए आपको कुछ शहरों की लोकेशन पता होना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए पटना और कोलकाता, ये तो स्टेट तो आप जानते ही होंगे कि पटना बिहार, कोलकाता वेस्ट बंगाल, तो ये स्टेट्स तो आपको पता ही होंगे, स्टेट में तो कोई नहीं भूलेगा। लेकिन कौन सा शहर, मान लीजिए एक ही स्टेट में, अब मान लीजिए दे दिया जाता है कि पटना और भागलपुर, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि पटना और भागलपुर दोनों बिहार के हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा बिहार का मैप देखना पड़ेगा, और जब आप वहाँ देखेंगे तो भागलपुर की लोकेशन अलग है, पटना की लोकेशन अलग है। वहाँ पर जो ईस्ट में होगा वो अपेक्षाकृत ज़्यादा रेनफॉल प्राप्त करेगा और जो वेस्ट में होगा वो अपेक्षाकृत कम रेनफॉल प्राप्त करेगा। तो इसके लिए मैप, जैसे अब यूपी में मान लीजिए जो है अलग अलग जो हमारे सिटीज़ हैं उनका नाम देके पूछा जा सकता है। तो सिटीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, बहुत एग्जैक्ट ना भी पता हो लेकिन कम से कम इतना आइडिया पता होना चाहिए कि वो ईस्ट में है या वेस्ट में है या बीच में है। तो इसलिए जो मैप है इस बे ऑफ बंगाल ब्रांच के लिए स्पेशली, हालांकि दोनों के लिए, अरेबियन सी ब्रांच में भी मैंने आपको बहुत सारी चोटियों के नाम बताए थे, इधर पीक्स हैं बहुत ढेर सारी, साउथ में भी पीक्स हैं, तो वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ कोई खास शहर का नाम नहीं था। लेकिन बे ऑफ बंगाल ब्रांच के लिए शहरों के नाम याद होना ज़रूरी है। तो इसमें सिर्फ ज़्यादा काम नहीं है, सभी शहरों का तो हमको नहीं पढ़ना, लेकिन आप कम से कम यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल ना भी करिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में उतना वो नहीं है, लेकिन यूपी बिहार के तो स्टेट्स क्योंकि वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यूपी बिहार इन दोनों के कुछ इम्पोर्टेंट जो ज़िले हैं या ओवरऑल मैप आप एक बार देख लीजिएगा, जिससे कम से कम एक पूरे आइडिया आपको लग जाए कि कौन से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो ईस्ट में है, कौन से वेस्ट में है। तो ये तो हो गया दोस्तों बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो भी हमारी रेनफॉल हो रही है। अब इसमें जो है ये तो हवाएं नमी लेते हुए जा रही है, रेनफॉल कर रही है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब ये हवाएं मैक्सिमम तो इधर चली जाती हैं और इधर ऊपर ऊपर निकल जाती है, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी होते हुए आगे निकल जाती हैं और हिमाचल में दोनों ब्रांचेस हमारी मिल जाती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने अगर फिजियोग्राफी इंडिया की पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो हमारा
ये वाला है जो हमारा पूर्वी घाट है वो काफ़ी कटा फटा है कि नदियों ने यहाँ काफ़ी ज़्यादा अपर्दन इरोजन कर दिया है। अपेक्षाकृत जो हमारा पश्चिमी घाट है वो ऐसा नहीं है, वहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और सीधे अरेबियन सी में चली जाती हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको अपने ईस्टर्न घाट वाले एरिया से, तो ये उतना कंटिन्यू नहीं है, उतना सतत नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। अब ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत, ये तो मैंने बस इम्पोर्टेंट के नाम लिए, और भी बहुत सारी छोटी छोटी हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये काट छाट कर ये वहाँ इरोजन कर रही हैं। जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो फिजियोग्राफी में हम इन सभी नदियों के बारे में डिटेल में देखेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार ऑक्सफोर्ड एटलस खोलिएगा और जो रिवर्स हैं, रिवर वाला मैप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारी ब्राह्मणी की घाटी, महानदी की घाटी, कृष्णा की घाटी, गोदावरी की घाटी, कावेरी की घाटी, इन सभी की आपको घाटियां देखने को मिलेंगी। तो ये जो हमारे इन सभी रिवर्स की जो वैलीज हैं, जब यहाँ पे साइक्लोन की उत्पत्ति हो जाती है, तो साइक्लोन की उत्पत्ति होने पर ये साइक्लोन एक तो यहाँ टकराते हैं और इन घाटियों के माध्यम से कभी कभी अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, तो अंदर भी थोड़ी रेनफॉल हो जाती है। तो यहाँ बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। ये जो हमारे एरियाज हैं, इस प्रकार के जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर साइक्लोन से भी रेनफॉल हो रही है और यहाँ पर ये हवाएं भी टकरा के रेनफॉल कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले एरिया में वहाँ साइक्लोन्स नहीं पहुँच पाते, वहाँ तो मेन जो हमारी हवाएं हैं ये जा रही हैं। और ये आपको पता ही है कि हिमालय इधर से आया हुआ है, इधर ये नामचा बरवा के पास से इसने टर्न ले लिया और इधर घूम गया है, तो यहाँ जाएंगी, यहाँ टकराएंगी। यहाँ तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, तो वहाँ 3-3 हमारी पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठती हैं, संघनन होता है, फिर रेनफॉल होता है, मैक्सिमम रेनफॉल वहाँ पे प्राप्त होता है। और फिर इस प्रकार से ये शिवालिक के नीचे होते हुए और इससे टकराती हुई रेनफॉल करती हुई आगे निकल जाती हैं। अब यहाँ पर जो हमारा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, इसका फिगर भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात है, मान लीजिए यहाँ से आर्द्र हवाएं यहाँ से जा रही हैं, तो ये थोड़ा सा इसकी इस प्रकार की लोकेशन है कि सीधे इससे टक्कर नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर साइक्लोन बन गया तब तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल हवा के टकराने से यहाँ हिल्स तो हैं ही, लेकिन रेनफॉल नहीं हो पाती क्योंकि हवाएं आगे निकल जाती हैं। यहाँ थोड़ा टक्कर होती है, फिर तो ऊपर चली जाती हैं इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में। लेकिन जो हमारा ये है कोरोमंडल तट, यहाँ पर तो बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हो पाती। तो इसे आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन एक आता है कभी कभी कि जो हमारा लौटता मानसून है, जो भी हम आगे अगले चैप्टर्स में देखेंगे, उससे किस एरिया में रेनफॉल होती है, तो उसका फिर हम आंसर देते हैं कोरोमंडल तट। क्योंकि गर्मी के समय में जब नॉर्मल हर जगह रेनफॉल होती है तब तो यहाँ नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी अगर ये मान लीजिए कुछ ऐसा यहाँ और होता तब हो जाती, लेकिन चूंकि इसकी लोकेशन, इसकी स्थिति कुछ इस तरीके से है, ऐसे ही कटा हुआ है, थोड़ा ऐसा घुमा हुआ है कि हवाएं यहाँ ऐसे निकल जाती हैं, ये बच जाता है टकराने से। लेकिन जब लौटते समय ये उनके एरिया में आ जाता है और रेनफॉल हो जाती है, बल्कि लौटते समय ये सारे क्षेत्र उनके एरिया में नहीं आ पाते, तो यहाँ लौटते समय नहीं होती। नहीं तो ये एरियाज ऐसे होते जो हमारा पूर्वी तट हो सकता है, ऐसा होता अगर इंडिया की लोकेशन थोड़ी अलग इस तरह की होती कि विंटर मानसून में भी इन सभी एरियाज में भी रेनफॉल होती। लेकिन चूंकि जो यहाँ पर आपको इतनी कटिंग देखने को मिल रही है, इस तरीके से मैप में भी आपने देखा ही होगा, बिल्कुल उसी तरीके से ये मानचित्र बना हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा, कि इसकी लोकेशन, इसकी स्थिति, इसकी जो स्पेशली लोकेशन, स्थिति कहने से अच्छा अगर हम शेप कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो इसका शेप है, शेप इस प्रकार का है कि लौटते समय ये एरिया तो इनसे बच जाता है, लेकिन जो ये एरिया ये सीधे सीधे इनके प्रभाव में आ जाता है और विंटर मानसून में यहाँ रेनफॉल हो जाती है। लेकिन जब ये हवाएं जाती हैं उस वक्त नॉर्मल जब हर जगह रेनफॉल हो रही है इंडिया में, उस समय ये वाला एरिया बचा रह जाता है
और यहाँ रेनफॉल नहीं हो पाती। तो ये कोरोमंडल के बारे में छोटी सी चीज़ थी जो कि पता होना ज़रूरी है। और अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है बताना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझ लिए हैं। फिगर लास्ट में मैं इसका स्क्रीनशॉट के लिए आपको दे दूंगा, जिससे आप उसका पूरा एक व्यू ले लेंगे और आसानी से इसको बना सकते हैं। और एग्ज़ाम में इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें लिखना नहीं होगा, बस सिंपल सा इसके बारे में मानसून क्या है एक इंट्रोडक्शन दीजिएगा। और अगर बे ऑफ बंगाल ब्रांच पूछा जा रहा है, अगर दोनों ब्रांच पूछा जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा उस ब्रांच के बारे में बताइए, थोड़ा सा इस ब्रांच के बारे में बताइए, और एक ही फिगर में आप दोनों चीज़ें बता सकते हैं। जैसे जो मैंने फिगर आपको पहले वाले पार्ट में दिखाया था, उस वाले फिगर में मैंने इन चीज़ों को नहीं बनाया था, क्योंकि वो फिगर सिर्फ और सिर्फ अरेबियन ब्रांच के लिए था। लेकिन इस फिगर में मैंने सोचा कि मैं दोनों को कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा इस फिगर से, कि इसमें अब आप मान लीजिए क्वेश्चन जनरली ऐसे भी आता है कि दोनों ब्रांचेस एक साथ पूछे जाते हैं। तो दोनों ब्रांचेस अगर एक साथ पूछे गए हैं तो दोनों ब्रांचेस बता दीजिए, नॉर्मल सा फिगर है, बना दीजिए इसको। और अगर एक ब्रांच पूछी गई है तब फिर एक ही बताइए। लेकिन हाँ, अगर एक ब्रांच पूछी गई है तो पर्टिकुलर फिर आप मानसून के बारे में बता करके जो भी ब्रांच आपसे पूछी जा रही है उसमें आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। और अगर दोनों ब्रांचेस पूछी जा रही है तब तो दिक्कत नहीं है, तब थोड़ा थोड़ा बता देंगे, काम हो जाएगा। तो इसमें इतना ही, और बहुत ज़्यादा इसमें कोई हम टफ चीज़ नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये टफ टॉपिक है ही नहीं। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जब भी जो हमारी हवा है, जब भी वो किसी वाटर बॉडी के ऊपर से प्रवाहित होगी तो नमी ग्रहण कर लेगी, और जब किसी माउंटेन के पास जाएगी तो ऊपर उठेगी ढाल के साथ। और आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है उसका टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोमीटर पर डाउन होता जाता है टेम्परेचर। जैसे जैसे ऊपर उठेगी जितना तेजी से उतना तेजी से संग्रहण होगा, बूंदे बनेंगी, रेनफॉल होगी। तो ये बस कुछ बेसिक्स आपको दिमाग में ये रखने होंगे। बस ये बेसिक आपके तैयार हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। ये मानचित्र है, इसको आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा। और अब हम लोग आगे मानसून को कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। और अभी हम लोगों को विंटर मानसून या रिट्रीट ऑफ मानसून ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है। तो अभी कुछ लेक्चर्स इसमें और आएंगे, फिर मानसून कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।